तो आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल फ्री स्टडी पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आएगी। तो मैंने चैप्टर 5 पर बात की थी पॉलिटिकल साइंस के, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि दक्षिण एशिया क्या है, कितने देशों से मिलकर बना है, उन देशों में कौन कौन सी शासन व्यवस्था किस प्रकार से प्रचलित थी और वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी थी। पर इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि जो यहाँ के जो 7 देश थे उनमें किस प्रकार से तनाव थे, किस प्रकार से कौन कौन से शासक आए और वहाँ पे जो शासन व्यवस्था थी वो कैसे प्रचलित हुई और कैसे, कब और कैसे रही। मतलब कि कहाँ कब सेना थी, कब लोकतंत्र था, कहाँ लोकतंत्र था और कहाँ नहीं था, कहाँ स्थायी रूप से रहा और कहाँ अस्थायी रहा। तो इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक यही है कि पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। मतलब वहाँ पे सेना थी, लेकिन सेना का जो दबदबा था वो काफ़ी अच्छा था और अच्छी तरह से कायम भी था। तो इसीलिए वहाँ लोकतंत्र को कुचला भी जा रहा था, लेकिन लोकतंत्र वहाँ पे आया था। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो प्रथम संविधान बनने के बाद, पाकिस्तान का जब प्रथम संविधान बना था तो जनरल अयूब खान वहाँ के शासक थे। उसके बाद जनरल याही खान बने, उसके बाद जनरल जिया उल हक बने, उसके बाद 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ बने। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि जनता द्वारा अयूब खान का विरोध किया गया। जनता द्वारा जो शासक थे अयूब खान, उनका विरोध किया गया और पाकिस्तानी राजनीतिक व्यवस्था में सेना प्रभावशाली थी। मतलब कि पाकिस्तान की जो सेना थी वो वहाँ की प्रभावशाली थी, इसीलिए लोकतांत्रिक शासन को कुचला गया। उसके बाद अगला पॉइंट है, जून 2013 में नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। 2013 में क्या हुआ, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। किसके नेतृत्व में? नवाज शरीफ के नेतृत्व में। उसके बाद 2017 में वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान को 10 साल की सज़ा हो गई। उसके बाद जुलाई 2018 में पाकिस्तान में आम चुनाव करवाए गए, जिसमें इमरान खान के नेतृत्व में कराए गए थे ये, और वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ फिर से। उसके बाद पाकिस्तान में अस्थायी लोकतंत्र का कारण क्या था? वहाँ पे सेना, धर्मगुरु, भूस्वामी होता है जिसके पास भूमि अधिक मात्रा में होती है। भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा था, ठीक है। और अगला पॉइंट है, सेना समर्थक समूह अधिक मजबूत था। वहाँ का सेना समर्थक समूह जो था वो अधिक मजबूत था, जिसके कारण वहाँ की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी या लोकतांत्रिक शासन था वो कायम नहीं रह पाया। ये भी कारण था, ये भी कह सकते हैं। और पाकिस्तान और भारत के बीच जो है वो तनाव बहुत रहता था। और एक पॉइंट यहाँ स्किप कर दिया मैंने, एक बार बता देती हूँ कि सेना समर्थक समूह जो था वो मजबूत तो था, लेकिन वहाँ पर वहाँ का जो समूह था सेना समर्थक, वो दलील देता था कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों में खोट है, इसलिए पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव भी रहते थे। और अमेरिका और पश्चिमी देशों का स्वार्थ सैनिक शासन को बढ़ावा दे रहा था। अब हम आते हैं बांग्लादेश संकट पर। अगला टॉपिक है बांग्लादेश संकट। बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं और वहाँ पे पाकिस्तान का दबदबा था, जैसे कि ये पॉइंट मैंने एक तरह से लिख रखा है। वहाँ पे पाकिस्तान का दबदबा था जो पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश पर जबरन उर्दू भाषा थोपी जा रही थी। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया, क्योंकि वो अपनी संस्कृति को नष्ट नहीं करना चाहते थे। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी देश पर जबरन कुछ थोपते हैं, तो अगर हम उनकी संस्कृति पर बात करते हैं तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी संस्कृति नष्ट हो, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया। और बांग्लादेश द्वारा स्वयं संविधान निर्माण किया गया। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया जो धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक था और समाजवादी देश घोषित किया उन्होंने अपने बांग्लादेश को। उसके बाद अगला पॉइंट है, पाकिस्तान द्वारा बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई। पाकिस्तान जो था, उन जो बंगाली जनता जो आंदोलन कर रही थी उसको कुचलने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश स्वतंत्र देश बन गया। एक नोट यहाँ पे मैंने लिख रखा है, 1975 में शेख मुजीबुररहमान ने संविधान संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षमत शासन प्रणाली को मान्यता दी। अब अगला टॉपिक है नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। नेपाल में राजतंत्र भी था और लोकतंत्र भी था, वो किस प्रकार से हम बात करेंगे। नेपाल में राजतंत्र था, जनता द्वारा खुले और उत्तरदायी शासन की मांग की गई और खुला और उत्तरदायी शासन केवल लोकतंत्र में ही संभव है। उसके बाद राजा का सेना द्वारा शासन पर नियंत्रण किया गया
उसके बाद 1990 में सफल जन आंदोलन द्वारा राजा ने लोकतंत्र संविधान की मांग को स्वीकार कर लिया। 1990 में क्या हुआ था, एक जन आंदोलन कराया गया था जो सफल हुआ। उसके बाद राजा ने उनकी प्रजा की मांग को स्वीकार कर लिया और प्रजा की मांग क्या थी, लोकतंत्र संविधान। उसके बाद लोकतंत्र नेपाल में कायम नहीं रह पाया क्योंकि वहाँ पे काफ़ी समस्याएं भी थी, माओवादियों का प्रभाव था और राजा तथा अभिजनों द्वारा माओवादियों का विरोध किया गया और 2002 में संसद को बंद कर दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, संसद बंद करने से क्या हो गया कि वहाँ पे जो लोकतंत्र की ज़रा सी कह सकते हैं कि थोड़ी सी जो उम्मीद थी कि लोकतंत्र कायम हो सकेगा वो भी ख़त्म हो गई एक तरह से। उसके बाद आंदोलन हुआ जहाँ पे 7 पार्टियों का गठबंधन था। आंदोलन किसके बीच हुआ, माओवादियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में, और वो आंदोलन सफल भी रहा। इस प्रकार क्या हुआ, नेपाल में लोकतंत्र का काम शुरू हो गया और अब नेपाल में लोकतंत्र है। ठीक है। उसके बाद श्रीलंका का जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। श्रीलंका सफल देश था उस टाइम पे, ऐसा नहीं है कि नहीं था, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या थी, जातीय संघर्ष की। जो श्रीलंका के निवासी थे उन्हें सहेली कहा जाता था और जो भारत के निवासी थे उन्हें तमिल कहा जाता था। श्रीलंका को 1948 में आज़ादी मिली थी और वहाँ की समस्या क्या थी, जातीय संघर्ष। भारत के निवासी को तमिल कहा जाता था जो आज़ादी से पहले और उसके बाद श्रीलंका में आकर बसे थे। सहेली तमिल को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनका मानना था कि तमिलों के साथ रियायत नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि श्रीलंका सिर्फ उनकी है। लिट्टे उग्र तमिल संगठन है। ये एक प्रकार का संगठन है जिसमें श्रीलंका में तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की जा रही थी। और 1987 में तमिलों द्वारा शांति प्रस्ताव भेजा गया, परंतु सहेलियों ने समझा, सहेली कौन थे, श्रीलंका के लोग, श्रीलंका वासियों ने ये सोचा कि भारत उनके मामलों में दखल दे रहा है क्योंकि इस प्रकार से जो तमिल लोग थे वो अलग देश की मांग कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया, श्रीलंका वालों को, जो सहेली लोग हैं, उनको शांति प्रस्ताव भेजा क्योंकि उनके बीच तनाव बहुत बढ़ गए थे। परंतु वहाँ के लोगों ने ये समझा कि भारत के लोग क्या कर रहे हैं, उनके मामलों में दखल दे रहे हैं। अगला पॉइंट है, आइसलैंड और नॉर्वे ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आपने हमारी वीडियो से क्वेश्चन क्रिएट किए हैं तो आप हमें वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।